वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ को उस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उनमें से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, या सिंपली इसको चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड में हम चार्ज का ही डिस्कशन करेंगे। देखो, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल्स पे ऑलवेज चार्ज प्रेजेंट होता है एंड ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज इन अ गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं उन पे एक ही टाइप का चार्ज प्रेजेंट होता है, या तो सब पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या सब पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब किसी भी कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज प्रेजेंट होने का रीज़न क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो देखो, रीज़न ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, किसी भी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज का जो रीज़न है तो वो एक रीज़न नहीं है, कुछ रीज़न हो सकते हैं। दैट मीन्स मोर देन वन रीज़न है। वो कौन कौन से रीज़न है? देखो, फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स। जब इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड से मेटल्स का कोलोइड प्रिपेयर किया जाता है तो मेटल के जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, इस वजह से उन पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड रीज़न है इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, कोलोइड पार्टिकल्स में या बोल लो डिस्पर्ज पार्टिकल्स में फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन। सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से भी कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रिपेयर हो जाता है। सेल्फ डिसोसिएशन से चार्ज प्रिपेयर होने का या चार्ज प्रोड्यूस होने का जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं सोप के मोलिक्यूल्स में। सोप का जो मोलिक्यूल होता था वो क्या होता था? आयोनाइज होता था, हमें पता है, C17H35COONA। जब ये डिसोशिएट होता था तो इसमें C17H35COO माइनस आयंस जो होते थे वो आपस में एग्रीगेट होकर मिशेल का फॉर्मेशन करते थे, जो कि कोलोइडल पार्टिकल होते थे, और उस पर कौन सा चार्ज होता था? नेगेटिव चार्ज होता था। ठीक है, तो सेल्फ डिसोशिएशन के थ्रू भी कोलोइड पार्टिकल्स पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो लास्ट रीज़न है वो है ड्यू टू प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस के प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन की वजह से भी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो रीज़न है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल रीज़न है कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का या चार्ज प्रोड्यूस होने का। दैट मीन्स कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं? डिस्पर्जन मीडियम में से जो आयंस होते हैं उनको अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से उन पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और सिलेक्टिव या प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कॉमन टू दी कोलोइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी डिस्पर्जन मीडियम में दो या दो से ज़्यादा टाइप के डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल उनमें से उन आयंस को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करते हैं जो कोलोइडल पार्टिकल में भी प्रेजेंट हो और डिस्पर्जन मीडियम में भी प्रेजेंट हो, मतलब जो दोनों में कॉमन हो उन्हीं का एड्जॉर्प्शन करते हैं कौन? कोलोइडल पार्टिकल्स। इसी एड्जॉर्प्शन को ही बोला जाता है सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन या फिर प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी हेल्प से हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, ध्यान दो इसको, इफ़ FeCl3 इज़ एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। जब FeCl3 को बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है? देखो इधर, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जब वाटर में किसको ऐड किया जाता है? FeCl3 को ऐड किया जाता है। FeCl3 को किस में मिक्स किया? H2 में मिक्स किया, तो क्या बनेगा? FeOH3, इसको बोला जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है इसमें भी Fe आयंस है, और जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसमें भी Fe आयंस है। तो ये क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट इस डिस्पर्जन मीडियम में से Fe आयंस को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है, और उस वजह से क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड या पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सेकंड, वो है व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH, अ नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड विद एडजॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, जब FeCl3 को NaOH में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक कोलोड बनता है, मतलब जो PPT बनता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, वो किसका बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोड बन जाता है। अब NaOH में OH माइनस आयन से एंड FeOH में भी क्या है, OH माइनस आयन से, दोनों में कॉमन हुए, इसलिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस बार OH माइनस आयन्स को एड्जॉर्ब करता है और नेगेटिवली चार्ज कोलोइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये जो कोलोइड बना है कैसा बना, नेगेटिवली चार्ज, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, देखो ठीक, इफ़ AgNO3 इज एडेड इन एक्सेस Ki सॉल्यूशन, जब AgNO3 को क्या किया जाता है, Ki सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। देखो AgNO3 इसको मिक्स किया है किस में, Ki सॉल्यूशन में। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जो है वो क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, मतलब उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की। तो जब AgNO3 को Ki में मिक्स करोगे तो सिंपली ये क्या है, एक तरीके से डबल डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, AgI बनेगा और क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। ठीक है, अब ये जो सिल्वर आयोडाइड बना ये क्या करेगा, देखो इस सॉल्यूशन में Ag भी आयन है, मतलब Ag सिल्वर आयन भी कॉमन है और आयोडाइड आयन भी कॉमन है, तो दोनों में से किसी को भी एड्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये देखा जाता है एक्सेस में कौन है, जैसे यहाँ पर कौन है, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में, तो ये जो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना ये क्या करता है, सॉल्यूशन में से आयोडाइड आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उनकी अमाउंट ज़्यादा है, तो जो एक्सेस में होगा उसको एड्जॉर्प्शन ईजीली हो जाएगा। तो सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, आयोडाइड आयंस को एड्जॉर्ब कर लेता है और इस वजह से नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल बनता है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का। AgI माइनस I माइनस को इसने एड्जॉर्ब किया, कब, जब Ki की एक्सेस है। और जब Ki की एक्सेस नहीं होती, किसकी एक्सेस होती है, सिल्वर नाइट्रेट की, तो देखो क्या होता है नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन Ki सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस AgNO3, जब पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया जाता है तो भी बनेगा तो कौन, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट ही बनेगा, बट इस बार AgNO3 की एक्सेस की वजह से ये किसको, सिल्वर आयंस को एड्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बनता है। तो ये ध्यान रखना कौन एक्सेस में होने पर किसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है। जो एक्सेस में है, जैसे जब Ki एक्सेस में था तो I माइनस का एड्जॉर्प्शन हुआ था, क्योंकि कोलोइड में भी आयोडाइड थे और डिस्पर्जन मीडियम में भी आयोडाइड आयन प्रेजेंट थे। और जब AgNO3 एक्सिस में था तो फिर Ag प्लस का एड्जॉर्प्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि Ag प्लस भी कोलोइड में है और सॉल्यूशन में भी है, कॉमन आयंस का एड्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ दो आयन कॉमन आ गए तो किसके अकॉर्डिंग देखा, जो एक्सेस में है उस आयन का एड्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन पासिंग H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, colloid of arsenic sulfide is obtained which adsorb S-2 sulfide ions and form negatively charged colloid। देखो आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, इसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं तो क्या बनता है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड बनता है। अब इसमें भी सल्फाइड आयन है और डिस्पर्जन मीडियम में भी सल्फाइड आयन है, दोनों में कॉमन हो गए, तो ये आर्सेनिक सल्फाइड क्या करता है, सल्फाइड आयंस को एड्जॉर्ब कर लेता है और नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल इसका प्रिपेयर हो जाता है, मतलब उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और लास्ट जो एग्जांपल है वो है, देखो कोलोइड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिव बिकॉज इट एड्जॉर्ब्स एल्यूमिनियम 3+ आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट AlCl3। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलोइड को प्रिपेयर किया जाता है तो क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करवाया जाता है सिंपली, और जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है तो इसके पास भी एल्यूमिनियम आयन है और सॉल्यूशन के पास भी, या बोल लो इलेक्ट्रोलाइट के पास भी क्या है, एल्यूमिनियम प्लस आयंस है। तो जो कोलोइड प्रिपेयर होता है वो क्या करता है, एल्यूमिनियम 3+ आयंस को एड्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैसा, पॉजिटिवली चार्ज सोल या पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड प्रिपेयर होता हुआ मिल जाता है। आ रही होगी बात समझ में। तो ये जो रीज़न है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल रीज़न है और इससे तुम्हें समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, किसके थ्रू, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन या प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन के थ्रू। और सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन या प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन भी हम समझ चुके हैं क्या होता है, ऐसा आयन जो कोलोइड में भी है और डिस्पर्जन मीडियम या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कोलोइड के थ्रू एड्जॉर्ब हो जाएगा। आ रही होगी बात समझ में, इसे सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन बोला जाता है।
क्लियर। इसके बाद में देखो, अब जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे बोला जाता है जेटा पोटेंशियल या काइनेटिक इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। वो क्या चीज़ होती है इसको हम देखते हैं, जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये भी चार्ज वाले टॉपिक से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। देखो, जब कोलोइडल पार्टिकल क्या करते हैं, आयंस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से देखो, एड्जॉर्ब्ड आयंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स लेयर। सिंपल सी बात है, जब कोलोइड पार्टिकल क्या करेगा, आयंस को एड्जॉर्ब करेगा तो आयंस क्या हो जाएंगे, कोलोइड की सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और एक फिक्स लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस फिक्स्ड लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी लेयर, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, कोलोइड पार्टिकल्स ने डिस्पर्जन मीडियम से आयंस का एड्जॉर्प्शन किया, वो आयंस क्या करते हैं, कोलोइड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उस वजह से कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज आ जाता है, जैसा हम देख चुके हैं, ठीक है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड लेयर या प्राइमरी लेयर। अब जैसे ही पार्टिकल पे चार्ज आ गया तो ये जो चार्ज पार्टिकल है कोलोइड का, ये क्या करता है, अब इलेक्ट्रोलाइट का जो अदर आयन है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमने बात की थी फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस की। देखो एक बार मैं बताऊं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ था, फेरिक हाइड्रोक्साइड ने Fe3+ आयंस को जैसे एड्जॉर्ब किया, अब ये पार्टिकल ओवरऑल कैसा हो गया, पॉजिटिव, बट सॉल्यूशन में अभी Cl- आयंस भी प्रेजेंट है। तो अब ये जो लेयर बनी जिसको हम फिक्स्ड लेयर बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये अदर आयंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, अब Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से इस लेयर के ऊपर एक और दूसरी लेयर प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। देखो, other ions present in solution form another electric layer around this layer। जो फिक्स्ड लेयर होती है उसके अराउंड अनोदर आयन जो होते हैं वो एक और लेयर क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट होंगे। जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बन गया तो वो नेगेटिव आयंस को अब अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से एक और लेयर प्रिपेयर हो जाती है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी लेयर या फिर मोबाइल लेयर। मोबाइल लेयर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इस लेयर के जो आयंस है वो सॉल्यूशन में आ भी सकते हैं और लेयर पे वापस जा भी सकते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सेकेंडरी लेयर, मोबाइल लेयर या फिर डिफ्यूज्ड लेयर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब जो ये कोलोइडल पार्टिकल के अराउंड दो अपोजिटली चार्ज लेयर का जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सिंपल सी बात है, कोलोइडल पार्टिकल है, उसने क्या किया, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन किया तो उस पर एक टाइप के चार्ज आ गए। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड ने Fe3+ आयंस को एड्जॉर्ब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल जिस पे एक लेयर बन चुकी है, ये क्या करेगा, दूसरे अदर आयंस को, नेगेटिव आयंस को एड्जॉर्ब करेगा तो एक और लेयर बन जाएगी। इन दोनों लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन बना, इन लेयर्स को क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और वो जो लेयर है उसमें प्राइमरी लेयर या क्या होती है, फिक्स्ड लेयर, वो तो कौन सी होती है, जो पहले एड्जॉर्ब हुए हैं, और जो बाद में लेयर बनी है उसको बोला जाता है सेकेंडरी लेयर या मोबाइल लेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो, अब जो अपोजिटली चार्ज, ठीक है, पार्टिकल से आयंस की लेयर जो प्रिपेयर हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एक लो पोटेंशियल वाली लेयर हो गई और एक हाई पोटेंशियल वाली लेयर होगी, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या है, अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के फॉर्मेशन की वजह से दोनों लेयर्स के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, जेटा पोटेंशियल या काइनेटिक पोटेंशियल बोला जाता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर, जिसको डिफ्यूज्ड लेयर भी बोला जाता है, ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, ठीक है। कोलोइड पार्टिकल के अराउंड जो दो लेयर बनी जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोला जाता है। अब इस ओवरऑल फॉर्मेशन को, इन लेयर्स के फॉर्मेशन को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो फर्स्ट अंदर सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, Fe3+ आयंस को एड्जॉर्ब किया, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, तो देखो Fe3+ आयंस ने एक लेयर बना ली इनके अराउंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस लेयर को हम बोलेंगे प्राइमरी लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे,
प्राइमरी लेयर बोलेंगे। इसके बाद में देखो, अब प्राइमरी लेयर आ जाने की वजह से क्या हुआ, इस कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, तो ये क्या करेगा, अदर आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन की वजह से जो Cl- आयंस है वो क्या बना रहे हैं, एक एनोदर लेयर बना रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लेयर या डिफ्यूज्ड लेयर या फिर मोबाइल लेयर। ठीक है, और कोलोइडल पार्टिकल के अराउंड इन दो लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये जो दोनों लेयर्स बनी हुई दिख रही है, एक तो Fe3+ आयंस की, एक Cl- आयंस की, इन दोनों लेयर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव लेयर है और ये नेगेटिव लेयर है, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसे ही बोला जाता है जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इस डायग्राम से सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो डबल लेयर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसे जेटा पोटेंशियल बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन कोलोइडल सॉल्यूशन। जब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है, एनोड और कैथोड को, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है। तो क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट है, तो कोलोइडल पार्टिकल्स किसी भी एक अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अगर पॉजिटिवली पार्टिकल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। दिस मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। आ रही है बात समझ में। जब कोलोइडल पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मतलब पॉजिटिव अगर पार्टिकल है तो वो नेगेटिव की तरफ भागेंगे, नेगेटिव अगर पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलोइडल पार्टिकल्स का ये जो मूवमेंट है इसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में देखो, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड कैथोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। अगर कोलोइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो कैथोड हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन भागेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भागेंगे। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस, बिकॉज कैटायन मूव कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, उसको कैटाफोरेसिस बोलेंगे, या इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स एनोड इज कॉल्ड एनाफोरेसिस, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसकी तरफ कौन भागेंगे, नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल। नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल मतलब एनायन। ठीक है, इसलिए एनायन के मूवमेंट की वजह से इसे क्या बोला जाता है, एनाफोरेसिस या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसे बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलोइड होता था वो कैसा होता था, नेगेटिव होता था। जो आर्सेनिक कोलोइड या आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइड्स पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो ये जो कोलोइड्स है ये किस तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और एनोड की तरफ आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइड का मूवमेंट क्या बताता है कि आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलोइड्स है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो कोलोइड पार्टिकल्स पे चार्ज की प्रेजेंस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड ये बताता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट होता है, बिकॉज अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो कोलोइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी मूवमेंट नहीं करेंगे, बट चार्ज प्रेजेंट है इसलिए उनका मूवमेंट शो हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अब इसको इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, एक यू शेप की ट्यूब ली गई है जिसमें क्या किया गया है, कोलोइडल पार्टिकल्स को रखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल को रखा है और इसमें वाटर प्रेजेंट है और आर्सेनिक सल्फाइड का एक कोलोइडल पार्टिकल हमने ले लिया एग्जांपल के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, देख लो, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड बोलते हैं। ठीक, अब आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलोइड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है,
इनिशियल केस अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, कोलोइड के पार्टिकल्स देखो, देख सकते हो तुम, ये जो रेड रेड कलर के ब्राउन ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स है ये क्या है, कोलोइड के पार्टिकल है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होने लगा तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे इनका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल्स इस साइड पे ज़्यादा बढ़ेंगे, देखो पार्टिकल्स इस साइड की ओर अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे पार्टिकल्स इस साइड बढ़ गए, इस साइड पे पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, तो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस ये कंडीशन हुई। और इससे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, कोलोइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है किसकी तरफ, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ ये बोली जाती है, जैसे ही कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के नेगेटिव पार्टिकल जब एनोड पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर ये क्या कर देते हैं, अपना चार्ज लूज कर देते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स लूज देयर चार्ज बाय रीचिंग अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर कोलोइडल पार्टिकल क्या कर लेते हैं, अपना चार्ज लूज कर देते हैं, मतलब उनका चार्ज खत्म हो जाता है। अब जब चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होकर वहाँ पर उनका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स का वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में देखो एक और टर्म है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिलती जुलती है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, देखो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मेथड्स, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को किसी भी सूटेबल मेथड की हेल्प से रोक दिया जाता है, देन डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूवमेंट करने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को रोक दिया जाता है किसी भी मेथड से, तो क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो क्या होता था, कोलोइड पार्टिकल मतलब डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स मूव करते थे, अब उनको तो तुमने रोक दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस रोकने का मतलब क्या है, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स का मूवमेंट तो हमने रोक दिया, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो जैसे ही इसको रोक दोगे कौन मूव करने लग जाता है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो लास्ट जो प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की वो है कोगुलेशन, या इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, या इसे बोला जाता है फ्लोकुलेशन। ये टर्म इससे पहले भी बहुत बार यूज में हम ले चुके हैं, अब जाके इसको हम समझेंगे। देखो सिंपल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशन इन प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कोगुलेशन। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करना या प्रेसिपिटेट करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहलाता है, उसे क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है। इसे फ्लोक्यूलेशन भी बोला जाता है और सिंपली प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है। मतलब कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स को अगर तुम किसी भी प्रोसेस के थ्रू सेटल डाउन कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो, ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है यही क्या होता है, कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब जो कोगुलेशन होता है उसको परफॉर्म करने के, दैट मीन्स कोगुलेशन की प्रोसेस जो है वो हम इन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। कौन कौन से ये मेथड है, देखो सबसे पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कोलोइड पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वहाँ पे अपना चार्ज लूज कर देते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के थ्रू हम कोगुलेशन कर सकते हैं। सेकेंड है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल, इसे बोला जाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। दो अपोजिटली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स को अगर मिक्स करते हैं हम इक्वल अमाउंट में तो भी वो आपस में कोगुलेट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे देखो जब मैं आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइड को और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइड को इक्वल अमाउंट में मिक्स करूँगा तो हमें पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला पॉजिटिव होता है और आर्सेनिक सल्फाइड वाला नेगेटिव होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में अपने चार्ज को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं और कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। आपस में इस टाइप का कोगुलेशन होता है, इस वजह से इसको म्यूचुअल कोगुलेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है
बाय परसिस्टेंस डायलेंस, ठीक है, परसिस्टेंट डायलाइसिस बोल सकते हो या फिर एक्सेस डायलाइसिस भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। डायलाइसिस का प्रोसेस हमने देखा था, उसमें हम क्या करते थे, कोलोइडल पार्टिकल्स को प्योरीफाई करते थे, कोलोइडल पार्टिकल बैग में बचे रह जाते थे। जब बार बार कंटिन्यूअसली किसी कोलोइडल पार्टिकल्स या किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का डायलाइसिस हम करेंगे, जिसे बोला जाता है परसिस्टेंट डायलाइसिस या फिर एक्सेस डायलाइसिस, तो क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाते हैं इजीली। और लास्ट जो मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को मिला के भी हम कोगुलेशन कर सकते हैं। ये भी हमने बहुत पहले डिस्कस किया था जब हमने लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस पढ़ा था। वहाँ मैंने बताया था लायोफोबिक जो होते हैं उनको ईजिली कोगुलेट किया जा सकता है, ठीक है, और लायोफिलिक टाइप के जो होते हैं उनको ईजिली कोगुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्टेबल होते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मिला के भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जब हम आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्यूशन में, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें अगर हम BaCl2 को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, बेरियम 2+ आयंस जो होते हैं वो आर्सेनिक सल्फाइड के नेगेटिव पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं और इस तरीके से उनका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, मतलब उनका प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखो बेरियम क्लोराइड जो है वो Ba2+ और Cl- आयन बना रहा है। अब जो नेगेटिव सोल है किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का, वो बेरियम 2+ आयन से रिएक्ट करता है और क्या बच जाता है, न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, लास्ट में प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मिला के भी क्या किया जाता है, कोगुलेशन किया जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोगुलेशन जब किया जाता है तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है कोगुलेशन से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी टर्म्स है। फर्स्ट है यहाँ पर टर्म कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिंपली उसको क्या बोला जाता है, कोगुलेटिंग आयन। देखो आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज बोल लो या सिंपल बोल लो, कोगुलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखो आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन भी इससे बोला जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल करता है, डेट मीन्स उसका कोगुलेशन करता है, वो क्या कहलाता है, कोगुलेटिंग आयन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो कोगुलेटिंग आयन की कोगुलेशन पावर को हार्डी-शुल्जे रूल की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। दैट मीन्स कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और उसमें कौन सा जो आयन है कोगुलेटिंग आयन उसकी पावर ज़्यादा है, इसको कौन सा रूल बताता है, हार्डी-शुल्जे रूल बताता है, ठीक है। और हार्डी-शुल्जे रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज कोगुलेशन, ठीक है। जिस फ्लोक्यूलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेशन करने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल्स पे चार्ज बढ़ेगा, वैलेंसी बढ़ने का मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं जैसे जैसे पार्टिकल्स पे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी कोगुलेशन करने की जो पावर है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। कोई कोलोइडल पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, कोगुलेट करना है, उसके लिए डिफरेंट टाइप के आयन्स प्रेजेंट है। एक तो Na+ आयन है, Mg2+ आयन है, एल्यूमिनियम 3+ आयन है, और हमसे क्या बोला है, इनकी कोगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेटिंग पावर हमें बताओ। तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, क्या बोलेंगे, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो आयन उतना ही ज़्यादा कोगुलेशन करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम पे सबसे ज़्यादा चार्ज है इसलिए इसका कोगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा है। मैग्नीशियम पे चार्ज कम है इसलिए इसकी पावर कम हुई। सोडियम पे सबसे कम चार्ज है इसलिए इसकी पावर सबसे कम हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर कोगुलेटिंग आयन कैसा है, एनाइन, तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ज़्यादा चार्ज वहाँ पर कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। FeCN6 4- फेरोसाइनाइड जो आयन है उसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है इसलिए इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, उसके कंपेयर में फॉस्फेट आयन की, उसके कंपेयर में सल्फेट आयन की और कम, और क्लोराइड आयन की सबसे कम, ठीक है। तो सिंपली हमसे पूछा जाए कोगुलेटिंग आयन क्या होता है, तो ये हम बता सकते हैं वो आयन जो कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में हमसे बोला जाए डिफरेंट कोगुलेटिंग आयन्स हैं तो उनकी कोगुलेशन पावर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो हम बोलेंगे हार्डी-शुल्जे रूल की हेल्प से किया जाता है। और हार्डी-शुल्जे रूल सिंपली क्या बोलता है, जिस आयन की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जिस आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा कोगुलेट करेगा किसको, कोलोइडल पार्टिकल्स को, मतलब उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं
पॉजिटिव के लिए भी ऑर्डर देख सकते हैं और नेगेटिव के लिए भी ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, या तो वो नेगेटिवली आयंस के लिए पूछेगा या पॉजिटिवली आयंस के लिए पूछेगा, कभी भी मिक्स करके नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे एक ही टाइप का चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव उनका कोगुलेशन करेगा, और अगर पॉजिटिव कोलोइड पार्टिकल है तो नेगेटिव आयंस उनका कोगुलेशन करेंगे। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट टर्म है फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू, या इसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू। फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग वैल्यू, ये क्या चीज़ होती है? देखो, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिनीमोल पर लीटर required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called flocculation value। किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का 2 आवर्स के अंदर कोगुलेशन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल पर लीटर में जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसे ही क्या बोला जाता है? फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग वैल्यू। एक बार रिपीट करता हूँ, किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का 2 आवर्स में कोगुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, उसे क्या बोला जाता है? कोगुलेटिंग वैल्यू या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म है, वो है कोगुलेशन कैपेसिटी। तो कोगुलेशन कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कोगुलेट कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कोगुलेशन कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम अमाउंट जो कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कर देती है उसे क्या बोला जाता है? कोगुलेशन कैपेसिटी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को देखना और सेपरेट रखना, मिक्स मत कर देना। ठीक है, कोगुलेशन कैपेसिटी और कोगुलेटिंग वैल्यू या फिर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, कोगुलेशन कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम अमाउंट जो कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर देती है? कोगुलेट कर देती है, उसे कोगुलेशन कैपेसिटी कहा जाता है। और कोगुलेशन कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, कोगुलेशन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये क्या होता है? कोगुलेशन कैपेसिटी। कोगुलेशन कैपेसिटी या कोगुलेशन पावर बोल लो, क्या होती है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मोलरिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, उसके अलावा देखो, अगर बात की जाए कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है, या कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन कैपेसिटी में रिलेशन की, तो ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखो, दिख रहा होगा, कोगुलेशन वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कोगुलेशन कैपेसिटी या कोगुलेशन पावर के। ठीक है, दैट मीन्स जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेशन कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। जिसके लिए कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए कोगुलेशन कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और रिवर्स हो जाएगा, जिसके लिए कोगुलेशन वैल्यू कम है उसके लिए कोगुलेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन होता है किसमें? कोगुलेशन वैल्यू में और कोगुलेशन कैपेसिटी में। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा एक सिंपल ये भी बोल सकते हो, जो कोगुलेशन पावर होती है या कोगुलेशन कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, कोगुलेशन कैपेसिटी वो चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हार्डी-शुल्ज़े रूल में। वहाँ यही बोला था, जितना ज़्यादा आयन्स पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेशन कैपेसिटी या कोगुलेशन पावर होगी। और कोगुलेशन पावर जो होती है वो कोगुलेटिंग वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके।